नमस्कार। पूर्व के वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में पढ़ा था। आज हम पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रावधान थे और इसका महत्व क्या है और इसके प्रमुख दोष क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिट्स का इंडिया एक्ट 1774 से 1783 के बीच विभिन्न घटनाओं ने रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को स्पष्ट कर दिया था। मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर बंगाल सरकार का पर्याप्त नियंत्रण न होने के कारण कंपनी को अनावश्यक युद्धों में भी उलझना पड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित दोषों को 1781 ईस्वी के अधिनियम द्वारा दूर कर दिया गया, किंतु प्रशासन संबंधी अभी भी दोष विद्यमान थे। 1781 से 82 में इंग्लैंड की संसद ने वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाना चाहा, किंतु कंपनी के हिस्सेदारों की सभा ने इसका सफलतापूर्वक विरोध किया। इससे कंपनी पर संसद का जो अपर्याप्त नियंत्रण भी स्पष्ट हो गया। अतः रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में डुंडास का बिल तथा फॉक्स का बिल जो है पहले अस्वीकृत हो चुके थे। अतः नए प्रधानमंत्री पिट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जो 1784 में पारित कर दिया गया और यह अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस एक्ट द्वारा कंपनी के शासन में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। कंपनी शासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। और इस जो बोर्ड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वित्त मंत्री के अलावा 4 अन्य सदस्य रखे गए, जिनकी नियुक्ति ताज द्वारा होती थी। इनके वेतन तथा अन्य जो खर्चा था वह भारत के राजस्व से वसूल करने का निर्णय लिया गया। दूसरा, संचालकों द्वारा आदेश या पत्र का अनुमोदन बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की जो है पूर्व अनुमति से लेना पड़ता था। बोर्ड किसी भी आदेश या पत्र के प्रारूप में संशोधन कर सकता था अथवा उस प्रारूप के स्थान पर नया प्रारूप जो तैयार कर सकता था। संचालकों द्वारा प्रस्तावित आदेश या पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकार भी किए जा सकते थे और बोर्ड को संचालकों की अनुमति के बिना किसी भी आदेश या पत्र भेजने का अधिकार था बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को। इस प्रकार जो दोहरी व्यवस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से भारत भेजने वाले सभी पत्रों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की पूर्व अनुमति लेना ज़रूरी कर दिया गया। तीसरी बात हम करेंगे, संचालकों में से 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति बनाई गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स द्वारा गुप्त मामले प्रेषित किए जाते थे जो अन्य संचालकों को नहीं बताया जाता था। भारत के अगर इस प्रावधान के तहत बात करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के 4 सदस्य जो रेगुलेटिंग एक्ट में थे, उनको अब सदस्य संख्या 4 के स्थान पे 3 सदस्य संख्या कर दी गई। पहले रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसकी सदस्य संख्या 4 थी, उसके स्थान पे अब नई सदस्य संख्या जो है 3 कर दी गई। और इसमें जो है भारत का ब्रिटिश सेना का मुख्यमंत्री होता था और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। अब गवर्नर जनरल केवल एक सदस्य को अपने पक्ष में कर सकता था। इस प्रकार नया जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो काउंसिल की सदस्य संख्या थी वह 4 के स्थान पे 3 कर दी गई। 5वें हम बात करेंगे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के समान ही बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए भी 3 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई और मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूर्ण रूप से बंगाल के सरकार के अधीन कर दिया गया। यदि उन्हें कोई आदेश सीधे संचालकों से प्राप्त हो तो बंगाल सरकार के आदेशों के विपरीत हो, तब भी वे आदेश पहले बंगाल सरकार को भेजने होंगे तथा फिर बंगाल सरकार के आदेशों अनुसार ही जो मुंबई को और मद्रास को कार्य करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख प्रावधान जो रेगुलेटिंग एक्ट में दोष था, अधीन होते हुए भी ये स्वतंत्र थे, तो इसमें इन दोनों को, बम्बई को और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लाया गया।
छठी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार जो था ब्रिटिश ताज को सौंपा गया और गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों को ताज की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया। 7वां, प्रथम बार कंपनी के भारतीय प्रशासन को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी जो काउंसिल थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बिना अनुमति के अथवा कम से कम गुप्त समिति के पूर्वानुमति के भारत में किसी शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकेगी। इस एक्ट में यह भी घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को चलाना ब्रिटिश राष्ट्र की नीति और मान और इच्छा के विरुद्ध है। इस प्रकार ये नए कुछ प्रावधान इस ब्रिटिश इंडिया एक्ट में किए गए। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियां पूर्णतः गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन होगी और बंगाल तथा इंग्लैंड के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर भी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को निलंबित किया जा सकता है। इस प्रकार ये प्रमुख प्रावधान थे। इस एक्ट का जो महत्व है वह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यद्यपि इस एक्ट ने कंपनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस एक्ट का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग मान लिया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का बम्बई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित किया गया था उसे अब वास्तविक बना दिया गया और इस एक्ट के द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गई। अब कंपनी के जो कार्य थे उनको दो भागों में बांटा गया और जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के जो कार्य थे वो राजनीतिक व शासन संबंधी कार्य करने थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अब व्यापारिक जो कार्यों पर नियंत्रण था वो सिर्फ संचालकों पे सौंप दिया गया। इस प्रकार लंदन में दोहरी सरकार की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा जो दूसरा वित्त मंत्री होता था, अतः बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का वास्तविक कार्य सरकार के इन 2 सदस्यों द्वारा ही किया जाता था और अन्य 4 सदस्य बोर्ड के कार्यों में बहुत ही कम रुचि लेते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संचालकों द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को वापस बुला सकता था। इसका परिणाम यह निकला कि संचालक अब ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते थे जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं चाहता था। अतः स्वाभाविक था कि भारत के गवर्नर जनरल संचालकों के आदेशों की अपेक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों को अधिक महत्व देते थे। इस प्रकार कंपनी की नीतियों का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। इस एक्ट द्वारा लंदन में दोहरी जो सरकार की स्थापना की गई उसके अनेक दोष थे और उनमें हम बात करेंगे कि 2 संस्थाओं पे जैसे संचालक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स पे जो दायित्व था 2 पे छोड़ दिया गया था, जिसमें अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी क्योंकि इन दोनों संस्थाओं की शक्तियों को अनिश्चित करके छोड़ा गया था। अतः किसी मामलों में किसी की जिम्मेदारी निश्चित करना कठिन था कि किसकी जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की जिम्मेदारी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच में जिम्मेदारी निश्चित करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। फलस्वरूप इससे गैर जिम्मेदारी की भावना जो थी वो निश्चित हो गई, उत्पन्न हो गई। इस एक्ट में सबसे बड़ा जो दोष था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक व सैनिक मामलों में नीति निर्धारित करता था, किंतु उन्हें लागू करने का दायित्व संचालकों पर छोड़ दिया जाता था। अतः जिन निर्णयों को संचालक नहीं चाहते थे उन्हें लागू करने में अनेक बहाने बनाकर अनावश्यक देरी करते थे। यह दोहरी प्रणाली 1858 में समाप्त कर दी गई और इस अधिनियम के बनाने के सामने अनेक कठिनाइयाँ थी। एक तरफ कंपनी कम से कम अधिकार ब्रिटिश सरकार को सौंपना चाहती थी, तो दूसरी ओर ब्रिटिश संसद भारतीय शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसलिए पिट ने दोहरा नियंत्रण स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया तथा अनेक विरोधी हितों से तालमेल बैठाने का
जो है प्रयास किया। इस प्रकार जो इसके कंपनी के नियंत्रण लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट और ट्वीट्स इंडिया एक्ट ऐसे अधिनियम बनाए गए। उससे पहले के रेगुलेटिंग एक्ट को देखने के लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।